हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज हम लोग देख रहे हैं एक ऐसा वीडियो जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो वीडियो है ये आपको कम से कम 9 मार्क्स या 6 मार्क्स, 6 और 9 मार्क्स के बीच में मार्क्स दिलाएगा। इस वीडियो में ऐसा क्या है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, थ्योरम्स को देखने वाले हैं। ये थ्योरम थियरी क्वेश्चन के हिसाब से बोर्ड के एग्जाम में मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों में भी आते हैं। और वो जो क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे और वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो 6 मार्क्स के लिए मैथ्स 1 में आ रही है और 6 मार्क्स के लिए मैथ्स 2 में आ रही है तो दोनों मिला के हमको 12 मार्क्स भी मिल सकते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि वो 12 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, फिलहाल हमारे पास हम करने वाले हैं आज मैथ्स 1 के थ्योरम्स के ऊपर डिस्कशन। ठीक है, मैथ्स 1 के थ्योरम ऑलरेडी हम लोग को टेक्सचुअल थ्योरम कौन से चैप्टर से आएंगे, क्या आएंगे, वो हम देखेंगे। और उसके बाद वो थ्योरम्स किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे, ताकि आपको एग्जाम के टाइम रट्टा मारने या एग्जाम के टाइम उसको समझने में या तो लिखने में कोई भी आसानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस वीडियो को फॉलो करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक थ्योरम को आज सॉल्व करके या लिख के एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। और बस क्या है, उसके बाद आपको वो थ्योरम समझ आने के बाद आपको वो थ्योरम कम से कम 2 या 3 बार अपने हाथ के नीचे से लेके जाना है। इसका मतलब क्या है, आपको उसको लिखना है। जितनी बार आप लिखोगे उतनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस हो जाएगी और वो एकदम कंफर्म आपका थ्योरम आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का पहला थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम है हमारा, चैप्टर का नाम बता दूं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमारे पास 2 थ्योरम है। उस 2 में से एक थ्योरम हमेशा एग्जाम में पूछते हैं और सबसे फेवरेट, बोर्ड वालों का सबसे फेवरेट जो थ्योरम है वो है अपना ये थ्योरम, जो कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है। थ्योरम हमें बोलता है कि अगर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई होगा, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई होगा, मतलब कि ये इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 अगर होगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, हमें थ्योरम क्या बोल रहा है, अगर वो होमोजेनियस डिग्री इक्वेशन होगा तो वो क्या होगा, 2 लाइन को पास करेगा, वो भी कहाँ से, ओरिजिन से। ये हमारा थ्योरम है, हमें इसको अभी एक्सप्लेन करना है, हमें इसको अभी देखना है। तो चलो देखते हैं प्रूफ में क्या है। कंसीडर द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, जो कि ये गिवन है वही हमको लिखना है यहाँ पे। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमने इसको फर्स्ट कंसिडर कर लिया। अब कंसिडर देयर आर 2 केसेस, 2 केसेस कंसिडर करते हैं हम लोग। एक है कि b 0 पकड़ते हैं, तो ये वहां की कंडीशन हो गई, और एक b नॉट इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर मैंने b को 0 कंसिडर कर दिया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। if b is 0 देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ये 0 होने के बाद इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2hxy, by वाला पार्ट क्या बन गया आपका, 0। तो यहाँ पे आएगा ax का स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। अब इनमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ, x कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा ax प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2hy। तो x कॉमन लेने के बाद ax प्लस 2hy क्या हो गया, बच गया, इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों के ब्रैकेट का इनटू इक्वल टू 0 है तो a भी तभी 0 होता है जब a 0 होगा और b 0 होगा, मतलब दोनों में से कोई एक ना एक 0 होना चाहिए। इसका मतलब x भी 0 है एंड ax प्लस 2hy भी 0 है, इसका मतलब दोनों भी 0 है। तो ये हो जाएगा अपना कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, 2 इक्वेशन मिल गई है, x इक्वल टू 0 एंड ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। अब जब कभी इक्वेशन के इक्वल टू के बाद 0 आता है तो वो जो इक्वेशन रहता है वो पासिंग फ्रॉम ओरिजिन रहता है। तो ये इक्वेशन भी पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है, ये इक्वेशन भी पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है। तो मुझे 2 इक्वेशन मिली पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, समझ में आया।
पहले केस में बहुत इजी है, समझिए, ठीक है। दूसरे केस में देखिए क्या है, अगर हम लोग दूसरा केस देखेंगे जिसमें b इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमें क्या करना है, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट को b से मल्टीप्लाई कर देना है। हमें इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है, b से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट मीन्स क्या, अपने जो इक्वेशन गिवन थी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ पे हमें सबको किससे मल्टीप्लाई करना है, b से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ab हो जाएगा, यहाँ पे 2hxy by हो जाएगा प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर y का स्क्वायर, सब जगह पे एक एक भी बढ़ने वाला है, जो कि देखो यहाँ पे आया, ठीक है, जो कि यहाँ पे आया, राइट। चलो उसके बाद ये x का स्क्वायर प्लस 2hbxy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ab का x स्क्वायर है ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये शिफ्ट कर रहा हूँ इक्वल टू के बाजू में, मतलब मैं इक्वल टू के बाजू में लेके जा रहा हूँ। तो अगर वो करूंगा तो क्या होगा बेटा, ये जो प्लस वाला टर्म था वो जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस ab x स्क्वायर हो गया। तो मेरे पास क्या बचा है, b का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2hbxy इक्वल टू माइनस ab x स्क्वायर। अब ये तो a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये 2h का फॉर्म है, मतलब ऐसा समझो कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म है। तो हमें एक b स्क्वायर चाहिए परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग के हिसाब से। तो b स्क्वायर के लिए हमने एक टर्म क्या कर लिया, ये जो है x स्क्वायर ये दोनों तरफ ऐड कर दिया, ऐड x स्क्वायर और यहाँ पे भी ऐड कर दिया। ऐड करने की वजह से अगर आप देखोगे इसको, तो ये जो है by का स्क्वायर है, ये hx का स्क्वायर है, और 2 इंटू देखो by hx, मतलब ये by प्लस hx का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये a है आपका स्क्वायर, b का स्क्वायर एंड देन 2ab, राइट। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो h स्क्वायर माइनस ab यहाँ पे बच जाएगा। क्लियर हो रहा है सब कुछ, ठीक है। ये होने के बाद अब क्या करेंगे, देखो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भाई साहब अपना स्क्वायर में नहीं है, इसके लिए इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए रूट का स्क्वायर ले लिया। रूट का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा, इसलिए रूट ले लिया और उसका स्क्वायर कर दिया। अब ये दोनों भी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, अगर ये पूरा टर्म अगर ये साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया, बराबर। अब देखिए ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो दोनों टर्म को एक बार माइनस में लिखना है, एक बार प्लस में लिखना है। देखो दोनों टर्म एक बार माइनस में लिखना है, एक बार प्लस में लिखना है। क्लियर, लिख दिया। फिर से वही बात है, ये दोनों इक्वल टू 0 है, मतलब ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन है जो कि पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है, क्योंकि यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। तो ये हो गया, वी कैन राइट बोथ इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। अब ये कैसा, अगर मुझे सिर्फ y चाहिए by, तो मैं ये उसको क्या करूंगा, यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, माइनस आ जाएगा एंड फिर b से डिवाइड मारूंगा, तो मुझे पहला m1 मिलेगा, ये पहला स्लोप। सेम चीज देखो, ये by यहाँ पे रखूंगा, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई b करूंगा तो मुझे m2 ये मिलेगा। तो इस हिसाब से मुझे दो स्लोप मिल रहे हैं और इस फॉर्म का इक्वेशन मिल रहा है, मतलब ये इक्वेशन भी क्या है, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है। कहाँ से है ये, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। अब m1 m2 तो मिल गया, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों भी h स्क्वायर माइनस ए बी पे डिपेंडेंट है, और यही डिसाइड करेगा। अगर ये पॉजिटिव या इक्वल टू 0 आएगा तभी हमारा कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, तो तभी ये हमें पता चलेगा कि ये है पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो इसके लिए उसके लिए क्या चाहिए, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, ये सारी कंडीशंस क्या है, टेक्स्ट बुक में दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ये थ्योरम है, आपको यहाँ से शुरुआत करके यहाँ पे खत्म करना है। थ्योरम में हम लोग हमारा
दिमाग ज़्यादा नहीं लगा सकते, हम लोग जितना है उतना ही कर सकते हैं और एज इट इज़ लिखने पर ही परफेक्ट मार्क्स मिलते हैं। तो इसके लिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप समझ लेना अपने हिसाब से, लेकिन लिखना तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से। तो टेक्स्ट बुक में जैसा है वैसे ही लिखने की कोशिश करना, तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से अपना पहला थ्योरम हो चुका है। आई होप कि आपको पूरा थ्योरम क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा थ्योरम। अब चाहे तो मैंने जो कुछ भी रफली किया है वो एक बार फिर से देख सकते हो। ठीक है, देखो अब अगला जो थ्योरम है अपना वो है थ्योरम 4.4, जो कि एक्यूट एंगल का फॉर्मूला है। एक्यूट एंगल जब भी हम लोग निकालते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में होमोजेनियस इक्वेशन के लिए, तब हम लोग क्या करते थे, फॉर्मूला लगाते थे tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला कैसे आया उसका एक थ्योरम है, और वो भी थ्योरम एग्जाम में पूछते हैं, 3 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा गया थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अभी सेकंड थ्योरम अपना है शॉर्ट लिस्टेड थ्योरम में, थ्योरम नंबर 4.4 पेज नंबर 120 टेक्स्ट बुक का। ठीक है, अब थ्योरम क्या बोलता है, acute angle theta between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by का square equal to 0 given by tan theta mod में 2 under root of h square minus ab upon a plus b। सपोज दो लाइन कोई भी हो, सपोज x एक्सिस है या y एक्सिस, यहाँ से दो लाइन कैसी भी हम लोग पास कर लेते हैं, तो उनके बीच में जो थीटा रहेगा, सपोज लाइन 1 लाइन 2 कर लेते हैं, तो इसके बीच में जो थीटा रहेगा, वो जो थीटा है वो हमें फाइंड आउट करना है कितने। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, हमारे पास है इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन वेरिएबल x एंड y, जो कि है ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है, हमने इससे पहले थ्योरम में क्या देखा कि दो ओरिजिन से पास होने वाले इक्वेशन का कंबाइन इक्वेशन है, दैट मींस उसके दो स्लोप है, तो उसके दो स्लोप हो गए m1 एंड m2 विद द स्लोप्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ओके, और वो दो स्लोप का जो रिलेशन है, हम लोगों ने लास्ट थ्योरम में m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, और उसको अगर आप प्लस करोगे या इनटू करोगे तो आपके पास दो फॉर्मूले आ जाएंगे, दैट इज m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी एंड m1 इंटू m2 a बाई बी। ये जो फॉर्मूले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, माइनस 2h बाई बी, m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है, a बाई बी, और हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दैट इज m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 m2। अब m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए। तो मेरे पास m1 प्लस m2 की वैल्यू है क्या, देखिए यहाँ पे तो है, तो मैं इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, फिर ये 4 का 4 लिख दिया, और m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है a बाई बी, तो मैं यहाँ पे a बाई बी लिख दिया। क्लियर है अपना, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, देखो ये आ गया राइट। ये 4 है, ये a बाई बी है तो a बाई बी लिखा, लेकिन नीचे b स्क्वायर था, इसके लिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने क्या कर लिया, नीचे भी b से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी b से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 4h का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा, तो 4h का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन b स्क्वायर हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो एक ही बार लिखेंगे इसको अपन, ओके एक ही बार लिखेंगे राइट ना, तो b स्क्वायर लिख दिया, तो ऊपर क्या है 4h का स्क्वायर माइनस 4ab, इसमें से क्या कॉमन आएगा 4 कॉमन ले लिया, h स्क्वायर माइनस ab बच गया अपॉन b स्क्वायर, करेक्ट। तो m1 माइनस m2 की वैल्यू ये आ गई है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बेटा, m1 माइनस m2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट m1 माइनस m2, और यहाँ पे 4 का प्लस माइनस 2, इसको अंडर रूट लग जाएगा, और इसका आ जाएगा b। आगे एक इसकी वैल्यू है m1 माइनस m2 की,
क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? बराबर, परफेक्ट। आगे चलते हैं। अब थीटा भी द एंगल बिटवीन द लाइंस, ये जो थीटा है उसका एक और फॉर्मूला रहता है इन टर्म्स ऑफ स्लोप। tan थीटा इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? m1 m2 की वैल्यू जस्ट फाइंड आउट करी, वो उठा के रख दो यहाँ पे। 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू a बाई बी है, यहाँ पे फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा b प्लस a अपॉन बी। ये b यहाँ पे है, प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस a भी लिया। मॉड है, मॉड के अंदर प्लस हो या माइनस हो वो प्लस ही होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस हट गया। अब ये भी कट गया, 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस a भी आ गया अपॉन b प्लस a लिखो या a प्लस b लिखो, सेम थिंग। ओके, अब tan थीटा हो गया मेरा, मॉड में 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस a भी अपॉन a प्लस b। अब एक रिमार्क लिख देते हैं, क्योंकि ये रिमार्क भी कभी कभी पूछते हैं। Lines are coincident if and only if m1 equal to m2. Coincident similar to parallel. तो m1 is equal to m2 अगर होगा तो m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर ये 0 है तो हमने m1 माइनस 2 की वैल्यू क्या पकड़ी थी? 0। तो ये अगर 0 हो जाएगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, और अगर ये पार्ट 0 हो जाएगा तो भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी 0, 2 डिवाइड में जाएगा वो भी 0। तो हमें मिलेगा रूट h स्क्वायर माइनस a भी 0, मतलब कि रूट के अंदर का भी पार्ट क्या हो जाएगा? 0। h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आ गया, तो ये माइनस ए बी वहां पे जाएगा तो क्या होगा? h स्क्वायर इक्वल टू ए बी। इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि अगर वो कोइंसिडेंट है तब क्या होना चाहिए? h स्क्वायर इक्वल टू ए बी। और सेम वे से अगर वो परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। दो फॉर्मूले रहते हैं, ठीक है। आई होप ये भी थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। देख लो, आपको कुछ चेंजेस देखने हैं या कुछ करने हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप, आगे का थ्योरम इसके बाद, ठीक है। अगला जो थ्योरम है अपना वो है वेक्टर चैप्टर से। अभी हम लोग थ्योरम देखेंगे वेक्टर चैप्टर के, तो इसका मतलब मैथ्स वन में आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद वेक्टर का ही थ्योरम देखना है। तो उसका पहला थ्योरम है अपना, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। वो भी अपन इंटरनल के लिए कर रहे हैं, अगर इंटरनल समझा दूंगा तो एक्सटर्नल भी आप समझ जाओगे। सिमिलर है, देख के सिर्फ करना है, ठीक है। ओके, सो सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए देखना है। तो सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है, तो अगर कोई भी एक लाइन मेरे किसी एक सेगमेंट को कट कर रही है किसी रेशो में, तो उस पॉइंट ऑफ कट ऑफ का जो भी पॉइंट जो कट कर रहा है उसका जो वेक्टर है वो कैसे फाइंड आउट होगा? बाय फॉर्मूला, दैट इज एम बी प्लस एन ए अपॉन एन प्लस एन, क्योंकि फॉर्मूला है एम बी प्लस एन ए अपॉन एन प्लस। तो यही थ्योरम है हमारा कि अगर ए और बी बी एनी टू पॉइंट्स इन द स्पेस एंड आर बी द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड्स, मतलब अगर ये आर पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो एम एन, देन आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। एकदम इजी थ्योरम है, अगर गलती से भी एग्जाम में आ गया तो 3 मार्क्स, एकदम इजी है, हैंडी है। तो सुनो क्या होगा प्रूफ इसका। लेट आर बी द पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी, इस तरह से पॉइंट लेना है, डायग्राम भी बनाना है, इसमें कंपलसरी है। तो ए आर बी एंड आर बी आर इन सेम डायरेक्शन। देखो मैंने एक डायग्राम बना लिया है, सब चीज टेक्स्ट पे है, कोई टेंशन नहीं है, टेक्स्ट बुक को फॉलो करो। तो ये आर ले लिया है और ए और आर बी का एक ही सेगमेंट में, और किस तरह से है, तो ये आर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है कौन से रेशियो में? एम इज टू एन में। तो यहाँ पे एम इज टू एन में ए और आर बी का रेशियो ले लिया एम इज टू एन, एम बाय एन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो एन इधर मल्टीप्लाई होगा, ये एम आर बी को मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों भी सेम है, इसका मतलब बाय वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी क्या है? सेम है, क्योंकि हमने स्टार्ट में बोल दिया वो सेम डायरेक्शन में, और अभी मैग्नीट्यूड दोनों का भी क्या हो गया? सेम हो गया। तो इस हिसाब से MRB and NRAR having same direction and same magnitude। अब MRB equal to NAR हो गया, तो RB कैसे फाइंड आउट होगा? यहाँ पे देखो, अगर मुझे RB फाइंड आउट करना है, ये देखो ये RB है, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? OB माइनस OR करना पड़ेगा। ये ट्राइंगल लॉ से किया हुआ, OB प्लस BR इक्वल टू OR होता है। तो OR माइनस करेंगे OB से तो अपने को क्या मिलेगी? RB की वैल्यू, ठीक है।
देख लो आर बी अगर चाहिए हमें तो हमें क्या चाहिए, आर ओ और ओ बी प्लस करेंगे तो आर बी मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग तो हमें ये क्या करना है, चेंजेस करना है। तो ध्यान में रखना इन दोनों का डिफरेंस करेंगे बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ये पॉसिबल होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको मैं बना दूं कि यहाँ पे आपका क्या होगा, ये ट्राइंगल है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, आर बी चाहिए, और यहाँ पे क्या दिया है अपने को, ओ दिया हुआ है। तो बाय ट्राइंगल लॉ क्या होगा, आर ओ प्लस ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी। ठीक है, आर ओ प्लस ओ बी इक्वल हो जाएगा आर बी, लेकिन आर ओ का जो वेक्टर है वो इस तरह से है, ऊपर की तरफ है, तो ये वेक्टर है, आर ओ लेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसको निगेटिव करके ओ आर कर देंगे तो ये ओ बी मिल जाएगा। तो हमें आर बी की वैल्यू मिल रही है ओ बी माइनस ओ आर। ठीक है, तो इस तरह से ये मिल गया वेक्टर, मैंने वेक्टर का साइन दे दिया। वैसे ही आप ए आर को भी बना सकते हो, ए आर यहाँ पे सिमिलर वैसे ओ आर माइनस ओ ए क्या मिल जाएगा आपको, ए आर मिल जाएगा। अब ओ अगर हम लोगों ने ओरिजिन पकड़ा तो ओ बी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, ओ ए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, और ओ आर क्या हो जाएगा अपना आर वेक्टर। तो सब जगह पे वैल्यू रख दी, ओ बी की जगह पे बी, ओ आर की जगह पे आर, इस ओ आर की जगह पे आर, ओ ए की जगह पे ए। अब मैं क्या करूंगा, एम बी से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, एन से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे आएगा एम बी एम आर एन आर एन ए, ये यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, आर आर वाले टर्म एक साथ कर लेंगे, तो यहाँ पे देखो एम आर प्लस एन आर हो गया, मतलब कि क्या, ये जो माइनस था यहाँ पे आया तो प्लस हो गया, ये माइनस यहाँ पे आया तो प्लस हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अपन आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे एम प्लस है, तो ये एम बी प्लस एन ए हो गया, ये एम प्लस एन डिवाइड में चले जाएगा इसके, तो ये आ जाएगा। इस तरह से हमें सेक्शन फॉर्मूला मिल गया है, इस तरह से हमें सेक्शन फॉर्मूला मिल गया, समझ में आया? ठीक है, एकदम इजी है, ध्यान में रखना वेक्टर लॉ से कैसे किया, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये टर्म सिर्फ आपको समझना है किस तरह से आया, अगर ये आ गया तो बाकी के सब आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ आवर थर्ड थ्योरम इज, जो कि एक सॉल्व प्रॉब्लम है टेक्स्ट बुक के ऊपर, पेज नंबर 155 पे है, सॉल्व एग्जांपल नंबर 5, जो कि द मीडियंस आर ट्रायंगल एट आर कॉन्करेंट। इसका मतलब है द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट, मतलब हमें तीनों मीडियंस को कॉन्करेंट बताना है। ठीक है, और किसका यूज करना है, वेक्टर का यूज करना है, वेक्टर का यूज करके करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग एक ट्राइंगल ले लेते हैं, उस ट्राइंगल में हम लोगों ने पॉइंट ले लिए ए बी सी, फिर हम लोगों ने वहां से एक एक मीडियन ड्रॉ कर दिया, ए से बी सी के ऊपर एक मीडियन ड्रॉ किया, दैट इज ए डी, फिर बाद में यहाँ पे अपने पास है सी एफ और यहाँ पे अपने पास है बी। ठीक है, इस तरह से तीन मीडियन अपन ने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद देखो क्या है, मीडियन ड्रॉ करने के बाद वो तीनों एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, उसी को हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं या तो जी बोलते हैं, तो उस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिया जी। ठीक है, ये हो गई कंस्ट्रक्शन। तो चलो देखते हैं अभी क्या है। लेट ए एंड बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल एंड डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। डी किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ई है, और ए बी का मिड पॉइंट एफ है। और हमें पता है मिड पॉइंट है तो सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस है, तो एम और एन की वैल्यू 1 1 होगी, तो वहां पे आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों कोऑर्डिनेट को प्लस करो डिवाइडेड बाई 2 करो। तो अभी ये डी किसका मिड पॉइंट है, बी और सी का, तो इसके लिए कैसे होगा, ये इन दोनों को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो बी प्लस सी अपॉन 2 करेंगे, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या बन गई, बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ पे उससे पहले हम लोग क्या करना है, लेट ए बी सी डी ई एफ बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टाइसेस ए बी सी डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, ये लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ए रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल ए को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल बी को, ये सारे पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला डी की वैल्यू क्या बन गई है, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ई की वैल्यू क्या बनेगी, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, एफ की वैल्यू क्या बनेगी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उस हिसाब से
अगर आप देखोगे तो ये 2 डिवाइड वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2d इक्वल टू बी प्लस सी आएगा, 2e इक्वल टू ए प्लस सी आया, 2f इक्वल टू ए प्लस बी आ गया, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पे 2d है, अगर मैंने यहाँ पे प्लस ए कर दिया तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस ए करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया प्लस ए दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ए प्लस सी किसकी कमी थी, बी की, तो मैंने प्लस बी यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे भी कर दिया, तो देखो ये आ गया। सेम वे से अगर मैंने यहाँ पे प्लस सी कर दिया तो यहाँ पे सी करना पड़ेगा, तो ये आ गया। इससे फायदा ये हो गया कि हमको सब जगह पे प्लस बी प्लस सी मिल रहा है, इसका मतलब ये तीनों चारों भी क्या है इक्वल है, जो कि हमें ये मिल गई, ठीक है। अब ये अगर इक्वल है तो देखो इनका जो रेशो है उसमें यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है, 2:1, तो मैं क्या कर सकता हूँ इन सबको डिवाइडेड बाय 3 कर सकता हूँ, और इस हिसाब से अगर मैंने किया तो ये सारी चीजें क्या आने वाली इक्वल आने वाली है। तो देखो मेरे पास क्या क्या इक्वल आया है, 2d प्लस ए अपॉन 3 जो कि यहाँ से आया, 2e प्लस बी यहाँ से आया, और 2f प्लस सी यहाँ से आया, और तीनों किससे इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 से इक्वल है। तो ये तीनों इक्वल आ गए, बट a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है g, जो कि हमारा होता है सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर। तो g की वैल्यू आ गई a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। अब देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 ले लेना, क्योंकि 2 प्लस 1 कितना हो जाता है 3, तो सेक्शन फॉर्मूला लग सकता है। यहाँ पे भी 2 1 3 2 1 3, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला जी क्या कर रहा है, जैसे डी ए को कट कर रहा है 2:1 रेशो में, ई बी को भी कट कर रहा है 2:1 रेशो में, एफ सी को भी कट कर रहा है 2:1 रेशो में, और वो जी क्या है सबका कॉमन पॉइंट है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि जी इज द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज जी इज द पॉइंट लाइज ऑन द मीडियन ए डी बी ई सी एफ। देखो ए डी पे भी है, फिर बी ई पे भी है और सी ए पे भी है, और डिवाइड कर रहा है हर एक मीडियन को इन रेशो 2:1, मतलब सब के सब क्या है एक दूसरे से सिमिलर है, सेम है, इसका मतलब 3 मीडियंस आर कॉन्करेंट। एकदम इजी है, ठीक है, 3 मीडियंस आर कॉन्करेंट, सिंपल एकदम, समझ में आया, ठीक है, ओके। मैथ्स 1 का हमारा आखिरी थ्योरम जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट वन है, दैट इज प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। इसका मतलब हमें एंगल के बाइसेक्टर्स लेने हैं और वो तीनों किसी एक कॉमन पॉइंट से पास होंगे, और फिर उसको हमें इक्वल रेशो में बताना है, एंड देन हम लोग बोलेंगे कि ये कॉन्करेंट है, ठीक है। तो यही करना है अपने को बाय यूजिंग ऑफ वेक्टर मेथड। नाउ लेट्स कंसीडर ए बी सी विद द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। एक मैंने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, इसके 3 वर्टिसेस है, ए डी बी ई एंड सी एफ विद द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। नाउ लेट ए बी सी डी ई एफ बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। also क्या कंसिडर करना है कि हमारे ए बी की जो वैल्यू है वो z कंसिडर की है, फिर बी सी की जो वैल्यू है वो x कंसिडर की है, और ए सी की वैल्यू जो है वो y कंसिडर। जैसे किया है वैसे ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, नो चेंजेस। उसके बाद देखो एंगल बाइसेक्टर ए डी कहाँ पे मीट कर रहा है, बी सी को मीट कर रहा है, इसका मतलब ए डी जो है बी सी को डी पॉइंट पे मीट कर रहा है, और तो डी डिवाइड कर रहा है बी सी को इंटरनली, इसका मतलब कि यहाँ पे देखो डी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट बी सी एट पॉइंट बी, तो डी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट बी सी इंटरनली इन द रेशो, कौन से रेशो में कर रहा है, ए बी इज टू ए सी, इसका बाइसेक्टर है ना, तो ये ए बी और ए सी के बाइसेक्टर को डिवाइड कर रहा है, तो ए बी और ए सी का रेशो ले ली। अब ए बी और ए सी का रेशो क्या है, देखो ए बी को हम लोगों ने z मान लिया और ए सी को हम लोगों ने y मान लिया, तो ये z बाय y है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, डी डिवाइड कर लिया है, उस तरह से अगर हम लोगों ने बात कर ली ई की, ई कहाँ पे, यहाँ पे, तो ई किस को डिवाइड कर रहा है, ए सी को, बी डिवाइड्स ए सी इन पॉइंट्स ई, वो मीट कर रहा है पॉइंट ई पे, तो इसका रेशो कैसे बनेगा अपना, इसका रेशो बनेगा बी सी और सी बी
अपॉन ए बी, दैट इज की इसका मतलब एक्स बाई जेड रेशियो से करें। सिमिलरली ये जो है एफ बचा है वो क्या करेगा, कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, वाई बाय एक्स रेशियो में डिवाइड करेगा। इस तरह से आपको रेशियो देखने, अब नहीं भी देखा तो सिमिलरली करके लिख दो। तो डी जो पॉइंट है वो डी पॉइंट कैसे मिलेगा मुझे, बाय रेशियो। रेशियो कौन सा है, पहला जेड, जेड से किसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, सी को, बी सी देख रहे हैं हम लोग, तो जेड से क्या करेंगे हम लोग, सी को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और वाई से हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी को, वो अपन में आ जाएगा जेड प्लस वाई। ठीक है, कैसे आया ये आया है बाय सेक्शन फॉर्मूला, कौन सा, इंटरनल वाला, राइट। ये हो गया डी। सिमिलरली हम लोग ई पे काम करेंगे, तो ई के लिए कैसे होना चाहिए अपना, एक्स ए प्लस जेड सी अपॉन एक्स प्लस जेड होना चाहिए, और एफ के लिए क्या आ जाएगा, वाई बी प्लस एक्स ए अपॉन वाई प्लस एक्स, बाय सेक्शन फॉर्मूला ही आया है। ठीक है, चलो अगर हमको ये मिल गया है डी, तो ये जो z प्लस वाई है ये यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मिल गया। अब देखो यहाँ पे जेड सी है, वाई भी है, हमारे पास एक टर्म नहीं है एक्स ए। देखो एक्स पहला लेटर होता है एक्स वाई जेड में और ए भी पहला लेटर ए बी सी डी में, तो एक्स ए साथ में है, सेकेंड वाले साथ में वाई भी, थर्ड वाले साथ में जेड सी। इसका मतलब यहाँ पे मिसिंग कौन है, एक्स प्लस ए। तो एक्स प्लस ए से मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ एडिशन कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों तरफ एडिशन करने से फायदा क्या हो गया, ये एक्स ए प्लस वाई बी पर जेड सी बन गया और ये कुछ तो मिल गया। सिमिलर वैसे आप यहाँ पे काम करेंगे, तो यहाँ पे एक्स ए प्लस जेड सी है, इसके पास वाई भी नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या मिलेगा मुझे, वाई भी ऐड करना है, तो यहाँ पे मैंने वाई भी ऐड कर दिया। वहाँ पे आप क्या ऐड करोगे, वहाँ पे क्या ऐड करोगे, यहाँ पे देखो एक्स ए है वाई भी है, तो जेड सी नहीं है, तो जेड सी वहाँ पे ऐड होगा, दैट मीन जेड सी ऐड हुआ, तो यहाँ पे जेड सी ऐड होगा। अब यहाँ पे तो सब चीज़ सेम है, तो इसका मतलब ये तीनों भी सेम है, तो 1 2 3 ये तीनों सेम हो गए, इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। अब ये देखो z प्लस वाई प्लस एक्स सी ये रेशो है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इसका रेशो है, ये नीचे डाल दिया प्लस में। यहाँ पे भी देखो x प्लस जेड प्लस वाई है, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ पे भी y प्लस एक्स प्लस जेड है, तो यहाँ पे भी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। इसका मतलब क्या, तीनों की जो रेशो है m/n जो रेशो रहता है अपना, वो तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये दोनों पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हर एक टर्म से मैं एक्स प्लस वाई जेड को क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने ये डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद ये जो भी पॉइंट आ रहा है वो एच पॉइंट है, उसको मैंने नाम दिया एच। ये एच होता है इन सेंटर, इसको नाम दे देते हैं इन सेंटर। ओके, तो ये इन सेंटर का फॉर्मूला हो गया। देखो रेशो के हिसाब से ये वाई प्लस जेड है, ये वाई प्लस जेड है, ये एक्स है तो एक्स है, इसके लिए एक्स प्लस जेड है, तो एक्स प्लस जेड को आपको साथ में रखना है, ये वाई अकेला रहेगा, और यहाँ पे y प्लस एक्स है तो ये दोनों साथ में। तो ये बाय कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले से ही आ रहा है। इसका मतलब क्या कि पॉइंट एच जेड डिवाइड कर रहा है एडी को, पॉइंट एच जेड डिवाइड कर रहा है एडी को इन द रेशियो। कौन सा रेशियो देख लो, यहाँ पे y प्लस जेड एक्स है, इसको देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। बी को कौन सा कर रहा है, एक्स प्लस जेड वाई, और सी एफ को कौन सा कर रहा है, वाई प्लस एक्स जेड। इसका मतलब जो मेरा एच पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है और वो तीनों को डिवाइड कर रहा है किसी ना किसी रेशियो में, तो h इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, h इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, इसका मतलब h पॉइंट कॉन्करेंस का है और सिमिलर है सबके, तो इसी को मैं बोलूंगा कि ऑफ ऑल एंगल्स बाइसेक्टर्स h इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, हेंस एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। ठीक है, ये सिमिलर टू इससे पहले जो अपने थ्योरम किया उसके जैसा ही है, उसके जैसा ही करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 4 थ्योरम मैंने मैथ्स 1 में बताया, पहले पैरास्ट्रेट लाइन के 2 और कुछ वेक्टर के 5 बताए। तो ये जो 5 थ्योरम है आप कर लोगे तो आपका मैथ्स 1 का मोस्ट ऑफ थियरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर 2 गलती से थियरी इसमें से आ गए तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर 1 आया तो 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं मैथ्स 2 पे भी काम करने वाला, मैथ्स 2 का भी वीडियो बनाने वाला, इसके बाद मैं मैथ्स 2 को भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए इसको एंजॉय करो। इसमें अगर कुछ नहीं समझा तो कमेंट करो, या आप कमेंट में मुझे फिर से, अगर आपको कुछ डाउट या कुछ रहेंगे, अगर वो सब सॉल्व करने रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं फिर से काम करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।